नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, टैगोर पब्लिक स्कूल सिरोही। अपनी 16 संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की लगभग 16 विशेषताएं कंप्लीट हो गई थी। उनमें से अब 17वीं विशेषता है, वो देख लो एक बार। 3 विशेषताएं और बच गई थी अपनी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन विशेषताओं का या आपातकालीन उपबंधों का समावेश किया गया है। आपातकाल के समय, पहले तो ये बता दूं आपको कि इन आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख भाग 18 में है। किनका? आपातकालीन उपबंधों का। मोस्टली भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इन 3 आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। कहने का मतलब भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जोड़े गए हैं, जिनका उल्लेख भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल बताया गया है। एकल नागरिकता, हालांकि ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में एकल नागरिकता है। हम सब अपने आप को भारतीय मानते हैं, लेकिन जैसे भारत में चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो अपने आप को इंडियन ही कहता है। लेकिन दुनिया में कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका दोहरी नागरिकता है, राज्य की भी और देश की भी। लेकिन भारत में केवल देश की नागरिकता है, राज्य की नहीं है। तो भारत में एकल नागरिकता है और ये एकात्मकता को बढ़ावा देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। लोक कल्याण मतलब ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी, मतलब भारतीय संविधान ये बताता है कि संविधान द्वारा ऐसे राज्य का गठन या स्थापना की जाएगी जो किस पे टिका होगा? लोक कल्याण पे। ये किस पे बल देगा? लोक कल्याण पे। आपने पढ़ा भी होगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है और ये लोक कल्याण पर बल देते हैं। ऐसे मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। इसलिए भारतीय संविधान को ये बताया गया है कि ये ऐसे राज्यों का आदर्श या ऐसे राज्यों की स्थापना पर बल देगा जो किस पे टिके होंगे? लोक कल्याण पर टिके होंगे। अब आपकी अंतिम विशेषता है भारतीय संविधान की, विषय अल्पसंख्यक व पिछड़े
वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। सुनो, कहने का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसे SC ST, ठीक है, आजकल इसमें सिख, जैनी, इनको भी जोड़ दिया गया है। इनके लिए जैसे मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुच्छेद 330 से 332 तक इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 330 और 32 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335 में एक चीज बताई गई है, यह आरक्षण 10 वर्ष तक दिया गया था। लेकिन एक चीज बताता हूं, ये 10 वर्ष तक आरक्षण केवल लोकसभा राज्यसभा की सीटों में था। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके चुनाव में जो सीटें थी इनमें था ये 10 वर्ष तक। बल्कि इनकी जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, जो SC ST को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, ये 335 में ये साफ किया गया है कि इनकी कोई समय सीमा तय नहीं है। ये समय सीमा 10 वर्ष, अक्सर हम कई बार डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि सर 10 वर्ष तक था, इसे आगे बढ़ा देगा। जैसे अभी जनवरी में इसे 2030 तक कर दिया गया, लेकिन ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों के लिए है 10 वर्ष तक। ये 335 में क्लियर किया गया कि इनके लिए जो नौकरियों में आरक्षण की बात है, सरकारी नौकरियों में, उनकी समय सीमा तय नहीं है, इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। तो ये आपकी संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखेंगे हम प्रस्तावना। संविधान की मूल प्रस्तावना, संविधान की जो मूल प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत की गई थी। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत की गई थी। भारतीय संविधान के मूल में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता आदि शब्दों का समावेश 42वें संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। इससे पहले इनका समावेश भारतीय संविधान में नहीं था। हम अक्सर अपनी किताबों के पीछे हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये शब्द भारतीय संविधान के मूल में मतलब 26 नवंबर 1949 को नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। एक तो ये हो गई आपकी, ये तो आपका मूल प्रस्तावना है। अब देखते हैं प्रस्तावना का विवेचनात्मक भाग। प्रस्तावना का विवेचनात्मक भाग, प्रस्तावना का विवेचनात्मक भाग, तो प्रस्तावना की विवेचना की गई है। इसमें सबसे पहले देखते हैं घोषणात्मक भाग। मतलब प्रस्तावना की विवेचनात्मक भाग में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है घोषणात्मक भाग। मतलब हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
भारतीय गणराज्य को एज द्वारा स्वीकार करते हैं या इसे हम स्वीकार करते हैं, ये घोषणात्मक भाग है। इसके अगला है उद्देश्य भाग। क्वेश्चन आया हुआ है सीधे क्लास में कि संविधान के उद्देश्य भाग में किन किन शब्दों का समावेश और कब किया गया था। अभी मैं पहले बता चुका हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये उद्देश्य भाग में है। भारतीय संविधान के किस भाग में है भाई? ये उद्देश्य भाग में है। अभी मैंने पहले इसके बारे में बता भी दिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम घोषणा प्रस्तावना का विवेचनात्मक भाग देखते हैं, इसमें घोषणात्मक भाग कि हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे अंगीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं एजेंट द्वारा, ठीक है। उद्देश्य भाग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कि यह जो संविधान है ये अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है, ये किसी के दबाव में नहीं है, ये इसके जो भी है फैसले स्वयं के हैं, संपन्न है आंतरिक और बाहरी तौर से। समाजवाद मतलब उत्पादन और वितरण पर समाजवाद एक विचारधारा है। इसके बारे में फर्स्ट लेसन में अपना जो फर्स्ट भाग है उसमें बाकायदा लेसन दे रखा है। समाजवाद क्या है, समाजवाद के बारे में बताया था मैंने कि इसके प्रवर्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े स्तर पर रहे और उन्होंने इसको जोड़ने के लिए काफ़ी कुछ कोशिश की थी, लेकिन ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्म राज समान है, कोई भी धर्म राज धर्म नहीं है या किसी भी धर्म को राज धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। अखंडता, मतलब भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें भारत खंडित नहीं होगा। अब है विवरणात्मक भाग, मतलब संविधान का एक भाग है जिसमें इसका विवरण किया गया है। देखो कौन कौन सी है, कुछ टॉपिक रखें। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनको समझो एक बार विद्यार्थियों। सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान में बताया कि सामाजिक न्याय प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय का मतलब भारत में, इसके बारे में बता रहा हूँ, एक बार यहाँ देख लें। सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक शब्द बनाया समाज से, मतलब भाई भारत जो समाज है, समाज में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, भाषा, धर्म, रंग, वर्ण, इनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब समाज में न्याय प्रदान की जाएगी। अगर ये सब हो रहे हैं तो सामाजिक न्याय है। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में जो ऊपर उठ गए वहाँ तो फिर भी ये कम है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी सामाजिक न्याय नहीं है। आज भी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अच्छे खासे बोलबाला है। आर्थिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिए रोजगार प्राप्त करने का हक है और उनको प्राप्त करने के लिए वह समानता चाहता है जिससे कि अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सके। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थियों, भारत में सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय तो फिर भी है लेकिन आर्थिक न्याय लगभग ना के बराबर है। विद्यार्थी एक चीज़ बता दूं आपको, भारत के अगर हम आर्थिक क्षेत्र का थोड़ा सा आंकलन करते हैं तो 5 और 95 का रेशो चलता है। सर 5 और 95 का मतलब क्या है? मतलब 5% जो लोग हैं भारत के, कितने परसेंट? 5% लोग हैं, इनके पास 95% संपत्ति है। 5% लोगों के पास कितनी है? 95%। और 95% लोगों के पास कितनी संपत्ति है? 5%। और ये ही भारत के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही मतलब भारत में कैसी व्यवस्था बन गई कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। मतलब गरीब की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही और ये लगातार ये जो खाई जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं,
मतलब इस अमीरी और गरीबी की जो खाई है जिसे हम लगातार भरने की कोशिश कर रहे हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट एक और रह गया अपना राजनीतिक न्याय। राजनीति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में भाई? राजनीति के क्षेत्र में, मतलब मतदान करने का, चुनाव लड़ने का या फिर अन्य, मतलब राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, चुनाव में खड़ा होने के लिए या फिर ऐसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में उसे मान्यता प्रदान की गई है। वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, राजनीति में मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, सरकार बना सकता है। ऐसी इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय, और जो लगभग भारत में है भी। लेकिन आप जानते हैं विद्यार्थियों, ये अधिकार है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई गरीब राष्ट्रपति बना है, कोई गरीब प्रधानमंत्री बना के? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता हो? अब जब भी कोई बड़े इस राजनीतिक पद पर पहुंचता है तो हम जानते हैं वही व्यक्ति पहुंचता है जो पहले से ही संपूर्ण, या जिसे लगभग लोग जानते हैं, जैसे प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, पहले से बिहार के राज्यपाल थे। कहने का मतलब पहले से ही राज्य लेवल पर इनकी पहचान और पकड़ थी, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने और भी बहुत सारी सेवाएं की हैं। या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वो भाजपा के, या जिसको आप RSS बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति, जिससे हम साधारण व्यक्ति कह सकते हैं कि उच्च पदों पर जा सकता है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राजनीतिक न्याय है, मानता हूँ मैं, राजनीतिक न्याय है, लेकिन वो एक जिसे हम फॉर्मल कह सकते हैं। वास्तविक फॉर्मल यह है कि आम नागरिक का काम है वोटिंग करना सिर्फ। राजनीति के क्षेत्र में न तो उनके विचार सुने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, वही करते हैं जो उनकी पसंद होती है। चलो, ये तो हो गया आपका वितरणात्मक भाग। ये 4 वर्णों है। स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की, घूमने फिरने की, या फिर अन्य धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना व अन्य, ये सभी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और उसे स्वीकार। दूसरा, समानता। आपने अनुच्छेद 14 से 18 में समानताओं का उल्लेख, हालांकि मैं नॉर्मल बताया भी था, फिर भी भविष्य में जैसे हम पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बड़े लेवल पर बता दूंगा। लेकिन समानता दी गई है, राजनीतिक के, सामाजिक, आर्थिक, अभी हमने पढ़ा भी है, दी गई है। हालांकि वास्तविक तौर पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दी गई है, फॉर्मेलिटी के तौर पे ही सही, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा हमें ये प्रदान की गई है। कहने का मतलब है भारतीय संविधान द्वारा ये सब प्रदत्त हैं, लेकिन आपको मालूम होगा न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका क्यों जाते हैं? अगर हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता तो अनुच्छेद 32 क्यों लगाया गया? अनुच्छेद 32 इसीलिए लगाया गया है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके साथ समानता का व्यवहार है, तो फिर ये जैसे आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं लगभग अस्पृश्यता मौजूद है। तो उन्हीं की रक्षा के लिए तो ये अनुच्छेद 32 दिया गया है। तो कहने का मतलब समानता है, भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में समानता को उल्लेख किया गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा समानता प्रदत्त है, समानता प्रदान की गई है। इसके अलावा बंधुत्व, मतलब बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए संविधान कर्तव्य है कि भाई भारत में बंधुत्व की, ऐसे भाई भाई बन के रहेंगे तो ये संविधान का पालन होगा और देश का विकास होगा, ये माना गया है। एकता व अखंडता, मतलब भारतीय संविधान द्वारा मैंने आपको बताया भी था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन शब्दों का समावेश किया गया था। मतलब भारत में एकता को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में ये भी बताया गया कि 1976 में अखंडता, मतलब एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाएगा जो कभी खंडित नहीं हो, मतलब जो अखंड हो। तो फिर विद्यार्थियों इसी के साथ अपना लेसन फर्स्ट से लगभग कंप्लीट है।
कहने का मतलब क्या है कि एक तो मैंने आपको कल बताया भी था, कल की क्लास में फिर से मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए विद्यार्थियों। एक तो संविधान की विशेषताएं, इन विशेषताओं के बिंदुओं को आप बारीकी से अध्ययन करें। लगभग 20 विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आगे बड़े टॉपिक बने हुए हैं। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो 20 विशेषताएं हैं, इनमें से कम 5 विशेषताओं के तो बाकायदा लेसन हैं। जैसे मौलिक अधिकार का लेसन है बाकायदा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का लेसन है बाकायदा, और भी बहुत सारे आगे लेसन हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इन विशेषताओं को हमें बारीकी से अध्ययन करना है, इनको समझना है कि किस में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, और लगभग आधी विशेषताएं तो हमें कंठस्थ याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये विशेषताएं याद नहीं होगी तो फिर हम आगे हमारे लिए वो जीरो है। आप शुरू से ही लगेंगे हर एक टॉपिक को, और मैंने कल आपको बताया भी था। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसे रफ कॉपी में से नोट कर लें। कहीं भी आपकी जो रफ कॉपी उसमें आप नोट कर लें। नोट करके आप जब भी क्लास हो ऑफलाइन, आप व्यक्ति से उस क्वेश्चन को रखें, आपको संतुष्ट किया जाएगा, उस क्वेश्चन का समाधान किया जाएगा, आपको सच्चा पहली चीज़। इसके अलावा आपने पढ़ी प्रस्तावना। प्रस्तावना मैंने अभी आपको बताया भी था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से कोई 5 या 7 10 विशेषताएं लिखो। हो सकता है कि विशेषताएं दे भी दे और उनका उल्लेख करवा ले कि इस विशेषता के बारे में बताइए, ये कोई 4 विशेषताओं के बारे में बताओ, इनका उल्लेख करो, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 5-10 आदि 50% विशेषता तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा प्रस्तावना में उद्देश्य भाग मैंने अभी बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्देश्य भाग में किन किन शब्दों का समावेश किया गया था। मतलब भारतीय संविधान के उद्देश्य भाग में किन किन शब्दों का समावेश किया गया था, यही ना देकर के यही पूछ सकता है कि किस संशोधन द्वारा और कब। मैंने अभी बताया भी था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये सब जोड़ा गया है। या फिर मैंने अभी आपको बताया भी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सबको बढ़ावा दिया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है, हमारा लेसन फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हो गया है, और अब इसमें आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा अपना अगला जो लेसन रहेगा वो रहेगा मूल अधिकार। मतलब कल की हमारी जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार और कर्तव्यों के ऊपर अपन बड़े लेवल पर अध्ययन करेंगे। कि मैंने आपको बताया भी था कि इन विशेषताओं के ही लेसन बने हुए हैं, तो अगला लेसन ही मूल अधिकारों का लेसन है। मतलब अब तक आपने पढ़ा था संक्षिप्त लेवल पर, अब पढ़ेंगे आप विस्तृत लेवल पर, क्योंकि ये लेसन दे रखा है और इसमें से क्वेश्चन आता भी है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से बताइए, समझाइए। अब इनको हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे। आज क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।